अस्सलाम वालेकुम। आप जब भी डॉक्टर के पास अपने रोज़मर्रा मुआयने के लिए जाते हैं तो वो हमेशा देखना शुरू करते हैं आपकी गर्दन से या कभी-कभी कानों के पीछे से। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो क्या देखना चाहते हैं? आपने यकीनन इस बीमारी के बारे में सुना होगा जिसको एलिफेंटाइसिस कहते हैं, जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जैसे कि पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं। ये सूजन क्यों होती है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे जिस्म में मौजूद लिम्फेटिक सिस्टम को। तो आए पढ़ते हैं कि ये लिम्फ आखिर है क्या। लिम्फ को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा इस चीज़ से जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर मौजूद होता है दिल, जो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। पर चूंकि हम अभी दिल की गहराइयों में नहीं उतर रहे, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। खैर, तो यहाँ पर ये दिल जो है ये ऑक्सीजन से भरपूर खून भेजता है इस आर्टरी के ज़रिए ब्लड कैपिलरीज में। ये वो जगह है जहाँ पर सेल्स खून से ऑक्सीजन को निकालने, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें डालने का अमल करते हैं। और अब खून डीऑक्सीजनेट हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन निकल चुकी है इसमें से, और इसीलिए इसको नीले रंग से दिखाया है। और यहाँ से ये इस वेन के ज़रिए ऊपर जाता है और यहाँ दिल तक पहुँचता है, और फिर यहाँ से जाता है लंग्स यानी फेफड़ों में। वहाँ ये पाक होता है यानी कि प्योरीफाई होता है, और इसी तरह ये पूरा चक्कर मुकम्मल होता है और ऐसे ही चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इस बारे में जो हमने पहले नहीं देखा। पहली चीज़ ये याद रखनी है कि खून जिन आर्टरीज में घूमता है वो वेसल्स जो खून को दिल से दूर लेकर जाती हैं, ये वाली और ये होती हैं बहुत ज़्यादा दबाव में। सही, क्योंकि जब भी दिल धड़कता है इसका मतलब होता है कि जो खून है वो धक्का देता है इन सारी दीवारों को, इन आर्टरीज की। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि अगर आप इन कैपिलरीज को करीब से देखें तो हमें दिखता है कि जो इन कैपिलरीज की दीवारें हैं इनमें छोटे सुराख मौजूद हैं। तो अब सोचें ज़रा, ये खून जो यहाँ है इस पर दबाव है, जिसका मतलब ये खूब धक्का दे रहा है इन दीवारों पर, और यहाँ कैपिलरीज की दीवारों में सुराख हैं। तो अब क्या होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि दबाव की वजह से खून इन सुराखों से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम इसको खून नहीं कहेंगे क्योंकि खून में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें आरबीसीज होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसमें डब्ल्यूबीसीज होती हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक, तो यहाँ से जो बाहर निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा है। आरबीसीज बाहर नहीं आ सकती क्योंकि ये सुराख बहुत छोटे हैं इनके लिए। तो बाहर आता है प्लाज्मा थोड़े बहुत प्रोटीन्स के साथ। कुछ छोटे प्रोटीन्स बाहर आते हैं प्लाज्मा के साथ। ठीक है। अच्छा, तो ये प्लाज्मा आ जाता है बाहर और भर देता है इस जगह को जो मौजूद है इन सेल्स के दरमियान। इसको हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ तो किस तरह मुख्तलिफ है लिम्फ खून से? तो इस तरह मुख्तलिफ है कि लिम्फ के अंदर आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, और इस वजह से लिम्फ का कोई रंग नहीं होता। लिम्फ लफ्ज़ का मतलब ही है वाटर लाइक, मतलब पानी जैसा। और ये पानी जैसा क्यों है? क्योंकि इसका कोई रंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भी कैपिलरीज होंगी वहाँ प्लाज्मा बाहर निकलेगा लिम्फ बनाने के लिए, और कैपिलरीज हमारे पूरे जिस्म में पाई जाती हैं। इसी तरह हमें अपने जिस्म के अक्सर हिस्सों में लिम्फ भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हमें इसकी इतनी फिक्र क्यों है? सबसे पहले तो ये कि जब भी खून कैपिलरीज से गुजरेगा इसमें से प्लाज्मा खारिज होता चला जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह खून गाढ़ा होता चला जाएगा क्योंकि इसमें से प्लाज्मा निकलना शुरू हो जाता है, और इस तरह खून के लिए मुश्किल हो जाएगा गर्दिश करना क्योंकि वो गाढ़ा हो चुका है। और इसका मतलब ये है कि सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जाहिर है हम सब इसका मतलब जानते हैं, सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि जैसे जैसे ये लिम्फ जमा होना शुरू होता है हमारे टिश्यूज़ में, ये धक्का देना शुरू करता है सेल्स को, और टिश्यूज़ फूलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से होती है सूजन। और इसका मतलब है कि हमारे ऑर्गन्स और आज़ा भी फूलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ वजह है कि एलिफेंटियासिस में जिस्म के आज़ा सूजना शुरू हो जाते हैं क्योंकि लिम्फ इस जगह जमा होना शुरू हो जाता है। अब इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि हमारा जिस्म इसे कैसे संभालता है,
मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। मुझे लगता है कि ये यहाँ इसकी बहुत बुरी बनावट है। अगर हम चाहते हैं कि प्लाज़्मा यहाँ से बाहर ना निकले तो यहाँ कैपिलरीज़ में ये सुराख क्यों मौजूद हैं? इस लिहाज से तो इसका डिज़ाइन या इसकी बनावट बहुत ही बुरी है। लेकिन हकीकत में ये सुराख बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ सेल्स खाली गैसेस का तबादला नहीं करते जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आराम से इन दीवारों के ज़रिए गुजर सकती हैं। लेकिन ये और भी चीज़ों का तबादला करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाई अज्जा। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज़, जो बहुत अहम चीज़ है, और ये मिलता है सीधा खून से, और फिर ये सेल्स भी पैदा करते हैं कुछ फुज़ला जैसे कि नाइट्रोजन, और इसको खून तक वापस पहुंचना ज़रूरी होता है। और इस काम के लिए हमें ज़रूरत है जगह की। ये नहीं जा सकते इन दीवारों के ज़रिए, क्योंकि ये अच्छे खासे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सिर्फ इन सुराखों में से ही जा सकते हैं। इसी वजह से कैपिलरीज़ को ये सुराख चाहिए हैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। अब क्योंकि ये सुराख बहुत ज़्यादा अहम है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस प्लाज़्मा के बाहर आने का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा जिस्म इसको किस तरह सँभालता है। लिहाजा कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में एक अलग तरह का निज़ाम मौजूद होता है इस चीज़ को सँभालने के लिए, जिसे हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स, जो कि सफाई करता है इस लिम्फ की हमारे टिश्यूज से। जिस तरह हमारे पास खून के लिए वेसल्स या कह लें कि रग या नाली मौजूद होती है, इसी तरह ये कहलाती हैं लिम्फ वेसल्स। जो मोटी होती हैं इन्हें कहते हैं लिम्फ वेसल्स, और जो पतली होती हैं इन्हें कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। तो अगर मुझे यहाँ आपको दिखाना हो लिम्फ कैपिलरीज को, तो ये लिम्फ यहाँ से दाखिल होगा लिम्फ कैपिलरीज में और सफाई करेगा टिश्यूज की लिम्फ को इससे बाहर निकालकर। अब एक फ़र्क जो ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज में होता है वो ये कि ब्लड कैपिलरीज जुड़ती हैं ब्लड वेसल से और ये ओपन एंडेड होती हैं, यानी खुले सिरे वाली, जबकि लिम्फ कैपिलरीज एक सिरे से बंद होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये हैं क्लोज्ड एंडेड। अब जो बात मुझे तजस्सुस में डालती है वो ये कि किस तरह ये लिम्फ अंदर जाता है लिम्फ कैपिलरीज के। ये काफ़ी दिलचस्प है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम करीब से देखेंगे इस कैपिलरी को। इस लिम्फ कैपिलरी के जो सेल्स हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरह के हैं। इसका ढांचा या स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है, जैसे एक दूसरे पर थोड़ा सा चढ़ा हुआ हो, और ये बहुत ज़रूरी है। अब जब ये घिरे हुए होते हैं इस लिम्फ फ्लूइड से टिश्यूज में, तो लिम्फ फ्लूइड दबाना शुरू करता है इन ढांचों को, और इन दीवारों को अब देखें क्या होता है जब ये इन्हें दबाना शुरू करता है। ये दीवारें खुल जाती हैं। इनके सिरों को गौर से देखिएगा, इस तरह ये खुल जाते हैं और इस तरह फ्लूइड दाखिल होता है कैपिलरी में। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये वापस बाहर क्यों नहीं जाता इसी रास्ते से, तो जब एक दफ़ा फ्लूइड अंदर चला जाता है ये दबाना शुरू कर देता है अंदर की तरफ से, और इसके नतीजे में ये दीवारें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये रास्ता एक तरफा है। ये सिर्फ फ्लूइड को अंदर आने की इजाज़त देता है और बाहर जाने से रोक देता है, और इस तरह ये कैपिलरीज सफाई करती हैं लिम्फ की टिश्यूज से। अब अगला सवाल ये बनता है कि ये वेसल्स इस फ्लूइड को कहाँ रखती हैं। क्या आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको वापस कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि लिम्फ वो प्लाज्मा होता है जो खून से बाहर की तरफ बह जाता है। तो ये बात समझ में आती है कि अगर इसको खून में वापस डाल दिया जाए तो ये लिम्फ वेसल्स किसी एक ब्लड वेसल से मिलती है, ताकि इस लिम्फ को वापस रिसाइकिल किया जा सके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आपको नहीं लगता कि इन लिम्फ वेसल्स को किसी आर्टरी से जुड़ा हुआ होना चाहिए या फिर वेन से? क्या आप वीडियो को यहाँ रोककर ये सोच सकते हैं कि किस से इसको जुड़ना चाहिए? चलें देखते हैं। अगर हमें इनको आर्टरी से जोड़ना हो तो हमें बहुत मुश्किल होगी इस लिम्फ को सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने में, क्योंकि आर्टरी के अंदर मौजूद खून खासे दबाव में होता है, बल्कि ये दबाव लिम्फ को कैपिलरी से बाहर भी फेंक सकता है और ये बहुत गलत हो जाएगा। तो हमें दोबारा देखना पड़ेगा जहां दबाव कम हो, और वो जगह हमें मिलेगी वेन्स में। लिहाजा लिम्फ वेसल्स जुड़ती हैं वेन से, कहीं दिल के करीब जहां दबाव सबसे कम होता है,
اور وہاں سے پھر یہ داخل ہو جاتا ہے واپس ہمارے سرکولیٹری سسٹم میں. اور اسی طرح لمف ویزلز اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ وہ خون جو باہر گیا تھا وہ واپس آ جائے سسٹم کے اندر. اب ہم یہاں لکھتے ہیں سب سے اہم کام لمف ویزلز کے. پہلا ہے یہ لمف کی صفائی کرتی ہیں. یہ صفائی کرتی ہیں لمف کی ٹشوز سے اور واپس ڈالتی ہیں اسے وینز میں. تو یہاں تو بات مکمل ہو جانی چاہیے کیونکہ ہمیں واپس ہمارا خون اور پلازما تو مل گیا. کاش ایسا ہوتا اور بات یہاں مکمل ہو جاتی، لیکن ایسا ہے نہیں. اور وہ اس لیے کہ اگر فرض کریں اگر یہ لمف ویزلز کوئی ایسی چیز بھی اٹھانا شروع کر دیں جس کی ضرورت نہ ہو، مثال کے طور پر سوچیں کہ اگر یہ کوئی ٹشوز انفیکٹڈ ہیں کسی بیکٹیریا سے، تو لمف کے ساتھ ان ویسلز میں یہ بیکٹیریا بھی اندر جا سکتا ہے اور اسی طرح یہ بیکٹیریا چلتے چلتے خون میں بھی شامل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کا بیکٹیریا سرکولیٹری سسٹم میں داخل ہو. ہم کیا نیچر نہیں چاہتی یا قدرتی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا بیکٹیریا سرکولیٹری سسٹم میں داخل ہو. یہ بہت غلط ہو جائے گا. تو اب کیا کیا جائے؟ یہ لمف ویسلز جو ہیں یہ بہت زبردست چیز ہے قدرتی طور پر. اس پر موجود ہیں ناکے اس کی حفاظت کے لیے اور ان کا نام ہے لمف نوڈز. لمف نوڈز اور ان کے اندر موجود ہوتے ہیں بہت سارے WBCs یعنی کہ وائٹ بلڈ سیلز. یہ کسی پولیس سے کم نہیں. تو جب بھی لمف داخل ہوتا ہے ان نوڈز میں اور اگر اس میں کوئی بھی بیکٹیریا موجود ہوگا تو یہاں موجود سارے WBCs ان کو مار دیں گے. یہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی غیر ضروری چیز خون میں داخل نہ ہو پائے. کتنی زبردست بات ہے نا. یہ ساری خوبصورتی ہے قدرت کی. تو یہ ساری لمف ویزلز مدد کرتی ہیں ہماری حفاظت میں ان بیکٹیریا سے. لہٰذا یہ مدد کرتی ہیں قوت مدافعت میں یعنی کہ امیونٹی میں. تو یہ بھی یہاں لکھتے ہیں مدد کرتی ہیں قوت مدافعت میں. ایک اور بات یہ کہ اگر لمف میں کبھی بہت سارے بیکٹیریا آ گئے تو اس لمف نوڈ میں بہت سارے WBCs بھی آ جائیں گے اور یہ اب سوجنا شروع کر دے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سوجے ہوئے نوڈز اشارہ کرتے ہیں انفیکشن کی طرف اور یہ ڈاکٹر دیکھتا ہے جب وہ آپ کی گردن کو چھوتا ہے کیونکہ ایسے بہت سارے نوڈز موجود ہوتے ہیں ہماری گردن اور کانوں کے پاس. تو ڈاکٹر اسے چھو کر یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ سوجے ہوئے تو نہیں. اگر سوجن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن موجود ہے. اس سے پہلے ہم ختم کریں ایک اور اہم چیز ہے جو یہ لمف ویزلز کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں فیٹس کو ہمارے خون میں. فیٹس کی نقل و حمل. یہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سوچیں یہاں پر کہیں آپ کی چھوٹی آنت یعنی کہ اسمال انٹسٹین ہے. آپ کا سارا کھانا ہضم ہوتا ہے اور یہ باہر آتا ہے اس آنت سے اور زیادہ تر غذائی اجزاء داخل ہو جاتے ہیں کیپلریز میں ان سوراخوں سے اور اسی طرح غذائی اجزاء داخل ہو جاتے ہیں خون میں اور پہنچ جاتے ہیں تمام سیلز تک. لیکن جو ہضم شدہ فیٹ آپ کی آنت سے باہر آتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس سوراخ میں سے گزرنے کے لیے. تو یہ سیدھا خون میں شامل نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ لمف ویزلز انہیں اٹھا لیتی ہیں اور لمفیٹک سسٹم کے ذریعے خون میں شامل ہوتے ہیں. تو اس طرح فیٹس ہمارے خون میں داخل ہوتے ہیں. تو ہم نے اس ویڈیو میں آج کیا سیکھا؟ ہم نے بات کی لمفیٹک سسٹم کے بارے میں جس میں موجود ہوتے ہیں لمف نوڈز، لمف اور لمف ویسلز. لمف دراصل وہ پلازما ہوتا ہے جو باہر خارج ہوتا ہے کیپلریز سے خون کے دباؤ کی وجہ سے. لمف ویسلز اٹھا لیتی ہیں اس لمف کو اور واپس ری سائیکل کر دیتی ہیں اسے ہمارے سرکولیٹری سسٹم میں وینز کے ذریعے اور یہ لمف نوڈز ناکہ بندی کرتے ہیں پولیس کی طرح اور یقینی بناتے ہیں اس بات کو کہ کوئی بیکٹیریا نہ گھس سکے خون کے اندر اور ساتھ ساتھ لمف ویزلز جو چھوٹی آنت کے قریب ہوتی ہیں وہ مدد کرتی ہیں فیٹس کو خون تک پہنچانے میں.